जय आरसीएम। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रवि ओपी शर्मा, सेकंड जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये लगातार सम्मान और प्यार आपका बना रहे। ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को लोगों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ इस चैनल की चर्चा करें, जिससे कि आप अपने बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला सकें, अपने बिजनेस को एक नया रूप दे सकें। यस फ्रेंड्स, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, मैं रवि ओपी शर्मा, सेकंड जनरेशन आरसीएम बिजनेस, और पिछले 6-7 साल से लगातार इस बिजनेस में अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का फक्र भी है और मैं अपने आप में गर्व भी महसूस करता हूं कि 6-7 साल से लगातार इस खूबसूरत सिस्टम का मैं हिस्सा बना हुआ हूं। और इस खूबसूरत सिस्टम का मैं जो प्यार मुझे मिला, जो सम्मान मुझे सिस्टम के द्वारा मिला, शायद वो हिंदुस्तान के किसी भी बिजनेस के अंदर नहीं मिल सकता। तो मैं यहां पर आरसीएम का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरीके से ये लोगों की जिंदगियां बदले। फ्रेंड्स, ये सिस्टम मेरे पिताजी ने चालू किया था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लगभग आज से 20 साल पहले ये आरसीएम बिजनेस हमारे परिवार में आया। और उसके पीछे क्या कारण थे जिस कारण से मेरे पिता ने इस बिजनेस को किया, वो चीजें आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। वो चीजें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। हो सकता है कि मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको प्रभावित करे, हो सकता है ये छोटी सी स्टोरी आपको मोटिवेट करे कि आप जिंदगी में कैसे सफलता पा सकते हैं और उस सफलता को मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरीके से इन कार्यों से आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित हो सकती है। तो वो सब बातें आज मैं आप लोगों से यहां पर करने जा रहा हूं। मेरे पिताजी बड़े गरीब परिवार से थे और हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। मेरे दादाजी एक मजदूर हुआ करते थे और 10 बाय 10 के कमरे में किराए पे हमारा परिवार रहा करता था। उसी में खाना बनाया जाता था, उसी में सोते थे, उसी में रहा करते थे। टोटल 7 जने। फ्रेंड्स, बड़ा संघर्ष देखा है मेरे परिवार ने। और अक्सर मेरे दादाजी ये कहा करते थे कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम सबको पढ़ा लिखा सकूं। तो अक्सर वो मेरे पिता से कहा करते थे कि बेटा, तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और किसी साइकिल की दुकान पे जाके टायर खोलने का काम सीखो, जिससे घर के खर्चों में तुम सहयोग करोगे। और मेरे पिता बोला करते थे कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एजुकेशन लेनी है। दोस्तों, एक छोटा बच्चा जिस उम्र के अंदर खिलौनों से खेलता है, उस समय मेरे पिताजी ने कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया था। और कचौरी बेचते बेचते उन्होंने अपनी स्कूल पूरी करी। कचौरी बेचते बेचते उन्होंने अपना कॉलेज भी पूरा किया। जब कॉलेज में, राजस्थान के अंदर एक जगह है अजमेर, उसमें एक कॉलेज है डीएवी कॉलेज। उस डीएवी कॉलेज से मेरे पिताजी ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। और जब वो कॉलेज में आए थे तो एक पैंट शर्ट से उन्होंने अपना पूरा कॉलेज निकाल दिया। कहते हैं कि संघर्ष एक इतिहास रचता है। जो आदमी संघर्ष से डर जाता है और जो आदमी संघर्ष से घबरा जाता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो संघर्ष से टकरा जाते हैं, और जो संघर्ष से टकरा जाते हैं वो इतिहास बना जाते हैं फ्रेंड्स। और आपके अंदर भी वो क्वालिटी है इतिहास बनाने की। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आपकी ताकत बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जिंदगी की वो हकीकत बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से एक आम आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है और अपने सपनों को एक उड़ान देता है। अरे यहां पर सपनों को उड़ान तो देता ही देता है, साथ में अपने आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बना देता है। तो ये कहानी मेरे पिताजी की जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, कॉलेज में आए, मेहनत करी, स्ट्रगल किया, और उसके बाद जैसे ही कॉलेज में से निकले, वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक शानदार उनको पोस्ट मिल गई। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर वो जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। और दोस्तों, उस समय जब मेरे पिताजी को ये पोस्ट मिली तो बहुत जल्दी उन्होंने तरक्की करी, बहुत जल्दी उन्होंने उन्नति करी। और 1999 और सन 2000 के आसपास मेरे पिताजी की एक महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। अगर आज से कैलकुलेट करता हूं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया महीना इनकम हम मान सकते हैं उसको। बहुत तेजी से उन्नति करी। लेकिन अक्सर मेरे पिताजी की एक सोच हुआ करती थी कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं हुए। वो अक्सर, मुझे आज भी याद है कि जिस तरीके से हम छोटे थे, हमारे पास इतना समझ तो हुआ करती थी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है या क्या सोचा करते थे। तो मेरे फादर को इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई थी और सरकारी गाड़ी मिल चुकी थी, सरकारी बंगला मिल चुका था, और एक शानदार एसी कैबिन हुआ करता था उनका। चपड़ासी हमेशा बाहर बैठा रहता था। जिंदगी पहले से बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया। और जहां तक मैं समझता हूं कि जब किसी मजदूर का बेटा ऑफिसर बन जाता है या किसी एक अच्छी जॉब के ऊपर सेट हो जाता है, तो वहां पर वो सेटिस्फाई हो जाता है। मैक्सिमम कंडीशंस में ऐसा होता है। मैंने देखा है कि मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा होता है कि जब एक मजदूर का बेटा, उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि वो बिजनेस के बारे में कभी सोचता नहीं है। उसकी सोच हमेशा एक नौकरी की ही होती है, एक अच्छी जॉब मिल जाए उसको, यही वो सोच पाता है, या इतना ही वो सोचता है। तो मेरे पिताजी भी ऐसा सोचा करते थे और कई लोग भी सोचते हैं। और अधिकतर लोग जब इस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, मैं मतलब यहां पर सेट हो गया। तो मेरे फादर भी एक मजदूर के बेटे थे, उस पोजीशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए। और अक्सर मैं उनसे, हम पूछा करते थे, मेरी मदर पूछा करती थी कि आप जब भी ऑफिस से आते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आप सोचते क्या हैं? तो मेरे फादर अक्सर एक चीज बोला करते थे कि मुझे इससे भी बड़ा करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वो बोला करते थे कि मुझे इससे भी बड़ा करना है। तो मेरी मदर अक्सर उनसे पूछा करती थी कि आप एक मजदूर के बेटे होके आज एक आप ऑफिसर बन गए, अच्छी खासी आपकी सैलरी है, आपके पास आज नौकर चाकर हैं, सरकारी गाड़ी है, सरकारी बंगला है, सब कुछ, इससे बड़ा क्या करना चाहते हो?
तो मेरे फादर बोला करते थे कि नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे इससे भी बहुत आगे जाना है। और यहां पर मैं जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी आप सेटिस्फाई मत होइए। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, 75 साल के मिस्टर अमिताभ बच्चन जी अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी सेटिस्फाई नहीं है वो। नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो आज भी काम कर रहे हैं देश के लिए, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। जियो के मालिक, रिलायंस के मालिक, जियो जिन्होंने खोला, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। रतन टाटा जिन्होंने पूरी जैगुआर को खरीद लिया, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। बिकॉज सेटिस्फैक्शन आपकी जिंदगी के अंदर आपको रोक देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो फ्रेंड्स, कभी सेटिस्फाई मत होइए। तो मेरे पिताजी भी सेटिस्फाई नहीं थे, वो कोई कारण, कोई रीजन, कोई विजन ढूंढ रहे थे कि मैं इससे बड़ा कैसे करूं, और उसके पीछे क्या लॉजिक थे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा आगे। तो कोई मौका नहीं मिल पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इससे बड़ा कैसे करूं। और उनकी एक बात जो बहुत अट्रैक्ट किया करती थी हम सभी लोगों को, और मैं आप लोगों से वो बात शेयर करना चाहूंगा, शायद कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत काम आए। मेरे पिता एक चीज बोला करते थे कि अगर मैं मजदूर का बेटा होके एक जमाने के अंदर मैं कचौरी बेचा करता था, अगर मैं कचौरी बेच के मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, और कचौरी बेचते बेचते एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर मैं 25,000 रुपया महीना कमा सकता हूं तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं। देखिए, सोच की बात है यहां पर, आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को लेते हैं। उनका यह मानना था कि अगर मैं 25,000 रुपया महीना कमा सकता हूं तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं। ये सोच हुआ करती थी, और यही सोच आप लोगों को रखनी है। अगर आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करी और आप 5,000 पे पहुंचे, और 5,000 से 15,000 पे पहुंचे, और 15,000 से 50,000 पर पहुंचे, तो आप 5 लाख पर भी पहुंच सकते हो। ये सोच आपको डेवलप करनी है अपने दिमाग के अंदर, तभी आपका सक्सेस रेशियो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये चीज हमें इसलिए डेवलप करनी है कि हम 50,000 के सैचुरेशन पॉइंट या 1 लाख से ऊपर सोचना ही नहीं चाहते, वहां तक हम सोच ही नहीं पाते, या सोचने की कोशिश ही नहीं करते। डर लगता है कैसे होगा या नहीं होगा। अरे फ्रेंड्स, 50,000 पर भी तो आए हो, मेहनत करके पहुंचे हो, इसका मतलब 50,000 पे पहुंच सकते हो तो 5 लाख पर भी पहुंच सकते हो। ये उनकी बात मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, हम जब छोटे हुआ करते थे। और इसी तरीके से इसी चीज को हम आगे लेके बढ़े। मेरे पिताजी, मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन एक शख्स भिलवाड़ा से आते हैं और कहते हैं कि जब आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है, लेकिन वो पहले चेक करता है, अच्छा खासा आपको चेक करता है कि भैया तू उस लायक है या नहीं है। तो एक आदमी भिलवाड़ा से आए, उन्होंने बोला, शर्मा साहब, एक कंपनी आई है भिलवाड़ा से जिसका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, और ये टेक्सटाइल के अंदर बहुत लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये अभी लॉन्च हुई है, और एक खूबसूरत चीज है, खूबसूरत प्लान आप लोगों के लिए लेकर आई है। तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या चीज है, बताइए मेरे को। तो दोस्तों, एक उस समय कागज का किट आया करता था जिसमें 5 पेंटें हुआ करती थी। वो 5 पेंटें वो शख्स भिलवाड़ा से जयपुर हमारे पिताजी के पास लेकर आते हैं, और उनके सामने रखकर बोलते हैं कि सर, ये वो 5 पेंटें हैं और ये इस बिजनेस का प्लान है। उन्होंने एक लाइन बोली जो मेरे पिताजी ने को थोड़ी अजीब लगी। उस इंसान ने बोला था कि सर, ये पहली कंपनी है हिंदुस्तान की जहां पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है। क्या बोला उन्होंने? कपड़ा पहनने से पैसा आता है। तो मेरे पिताजी ने बोला, भैया कपड़ा पहनने से तो पैसा जाता है कि नहीं सर? आज तक मार्केट के अंदर जो ट्रेंड बरसों से चला आ रहा है, वहां पर जब आप किसी कपड़े को परचेज करते हैं तो पैसा देते हैं और कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा सिस्टम आया है जहां पर आप कपड़ा पे भी पहनेंगे और पैसा भी कमाएंगे। तो मेरे पिताजी ने बोला, कैसे? तो एक मार्केटिंग प्लान उनको दिखाया गया, और वही मार्केटिंग प्लान जो आज आप लोगों को दिखाया जाता है, जो आप लोग देखते हैं, और आप में से कई लोगों को समझ में आ गया, और जिन जिन को समझ में आ गया इस बिजनेस के उस मार्केटिंग प्लान की गहराई को, आज वो सारे के सारे अच्छे खासा इनकम ले रहे हैं इस बिजनेस से। तो ये मार्केटिंग प्लान जब मेरे पिता को दिखाया कि सर वो मार्केटिंग प्लान क्या है, वो मार्केटिंग प्लान मेरे पिताजी ने देखा, और मुझे ये जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, जब मार्केटिंग प्लान को दिखाया बहुत अच्छे तरीके से, तो मेरे पिताजी ने उनको बोला कि तू 2 या 3 दिन बाद आना। उनको 2-3 दिन बाद फिर बुलाया। वो शख्स वापस भिलवाड़ा से आते हैं। भिलवाड़ा से आने के बाद वो शख्स एक फॉर्म लेकर आते हैं। उस समय एक येलो रंग का फॉर्म चला करता था और पूरा उसका बंडल आया करता था। तो मेरे पिताजी ने उसमें से एक फॉर्म फाड़ा, उसके ऊपर साइन कर दिया, उसमें कपड़े की कितना कौन सा वाला किट चाहिए वो किट लिख दिया, एंड वो कपड़ा उन्होंने ले लिया। और उसको ये बोला कि तुम एक काम करो कि इस कंपनी का की प्लानिंग वगैरह क्या है, मैं भिलवाड़ा चल के देखना चाहता हूं। तो मेरे फादर भिलवाड़ा गए। भिलवाड़ा जाके उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग को देखा, सिस्टम को समझा, कंपनी के ऑनर ऑनरेबल श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी से मिले। उसके बाद उनको इस बिजनेस की वो ताकतें समझ में आई, और आज मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे फादर ने इस बिजनेस की वो ताकत को उस समय समझ लिया था, उस समय देख लिया था कि बिजनेस आने वाले समय में क्या दे सकता है। इतनी दीवानगी, इतने हद तक वो काम करते थे डेप्थ में जाके, जिसकी कल्पना मैं बातों में आपके सामने नहीं रख सकता फ्रेंड्स। उन्होंने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी साइड में रख दी,
उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए दिन रात मेहनत करी और हमें आज भी याद है कि पूरी कॉलोनी के अंदर से उन्होंने सबको आरसीएम बता दिया था। और सबसे आश्चर्य की बात, जिन जिनको आरसीएम बताया किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। हमारे पड़ोसी को जाके मेरे पिता ने बोला कि भैया ये कपड़े का किट है, इस किट को आप ले लीजिए, इस कपड़े को पहनने से पैसा आता। तो पड़ोसी बोला शर्मा जी नौकरी चली गई क्या? दूसरे पड़ोसी को बोला तो उससे बोला शर्मा जी थैला खरीद लीजिए, थैले के ऊपर कपड़े बेचिए। विश्वास नहीं होता था लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी पॉसिबल है क्या। लेकिन मेरे फादर को विश्वास था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। उनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगा करती थी कि जब भी उनको कोई मना करता था तो उनकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता था। जब भी उनको कोई ना करता था तो वो अगले दिन उस एनर्जी को और कई गुना बढ़ा लिया करते थे। उनको बड़ा मजा आता था, उनको इतना मजा आता था, वो कहते थे कि मैं जितना ज्यादा ना सुनूंगा उतना ज्यादा मजबूत होऊंगा, क्योंकि जितना ज्यादा ना सुनूंगा तो उतने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और जितने ज्यादा सवाल पैदा होंगे उतने सवालों के आंसर देने की मेरे अंदर हिम्मत पैदा होगी और उतना मैं स्ट्रांग होता चला जाऊंगा। ये उनकी सोच हुआ करती थी और यही सोच उनको बहुत आगे तक लेकर गई। आज काफी लोगों ने मना किया, एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो हारे नहीं, रुके नहीं, लगातार चलते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि उनको इस बिजनेस का विजन नजर आ रहा था।